अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली पर्सपेक्टिव्स हैं। पर्सपेक्टिव्स को समझने के लिए अगर आपको मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो इनको एक और नाम भी है जिसको हम स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं। इस सब के अंदर वो सब के सब जितने भी टाइम पीरियड के लिहाज से जो भी हमारे साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने जिस तरह सर्व किया हुआ है, जिन तरीक़ाकार इलाज मुआलजे जितने भी उन्होंने दरियाफ्त किए और उनसे मरीज़ों का इलाज किया, हम उन सबको वन बाय वन इस चीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो पर्सपेक्टिव्स हैं ये हमारे हर चैप्टर्स के अंदर आपको दिख रहे हैं। ये कॉमन चैप्टर्स हैं, मतलब कॉमन टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे पूरी बुक के अंदर। तो ये सारी बुक के अंदर जितने भी कॉमन टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और ये पर्सपेक्टिव्स भी सारे के सारे कॉमन हैं, बस उस एरिया के लिहाज से उसके अंदर कुछ चीज़ें डिफाइन की जाएंगी जिसको आपने याद रखना है और अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको तैयार करना है। तो देख लेते हैं हमारे पर्सपेक्टिव्स में क्या चीज़ शामिल है। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो बेसिकली हम देखते हैं बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के अंदर। तो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं इस चीज़ का। जितने भी डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जो बायो पढ़ते हैं, ठीक है, जिनका जो इस बायो वाले नॉलेज से जिनका ताल्लुक है, वो सारे के सारे लोग क्या कहलाते हैं, आपके बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स में अंदर वो आते हैं। इसके अंदर स्पेशली वो लोग जो ऑर्गन्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स के अलावा जितने भी वो लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबके डिस्कशन करते हैं, उन सबको इस बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अंदर शामिल किया गया है। इसका एक और नाम भी है जिसको मेडिकल मॉडल कहते हैं, ठीक है। इसके मुताबिक अब समझना आपने ये कि क्लिनिकल जो साइकोलॉजी है वो उसके इस जो पर्सपेक्टिव के मुताबिक क्या कहलाती है। तो इस नज़रिए के मुताबिक मरकजी निज़ाम जो होता है, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसके अंदर अगर कोई ख़राबी पैदा होगी तो आपको मेंटल इलनेस आएगी, ठीक है। तो ये इसका मेन इसका जो रहेगा, इसके अंदर जो हम कहते हैं वन लाइन में अगर किसी चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए तो हम कहते हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर किसी किस्म की भी खलल आएगा या कोई ख़राबी पैदा होगी, ठीक है, जब मिसमैनेजमेंट होगी तो वो आपके क्या उसकी वजह से आपकी मेंटल इलनेस इंक्रीज होने का खदशा होता है। अब इसके मुताबिक या तो जितनी भी आपकी जो मेंटल इलनेस है उसकी वजह या तो वरासती हो सकती है या फिर क्या होती है, दिमागी खराबी हो सकती है। अब इसी नुक्ता अमल को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि दिमागी बीमारी जो होती है, जो मेंटल इलनेस है, उसका इसकी हिस्ट्री क्या है, हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 80th सेंचुरी से हम इसका आगाज़ करेंगे। 80th सेंचुरी के अंदर जब इनिशियली कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए डिफरेंट और भी जो हयातियाती इल्म थे, जिसमें एनाटॉमी आता है, न्यूरोलॉजी आता है, केमिस्ट्री आता है, मेडिसिन आता है, ठीक है। ये वो पीरियड था 80th सेंचुरी जिसके अंदर इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने डेवलप किया, ग्रोथ हुई इन सब में। अब इस टाइम के अंदर बहुत सारे जिस्मानी जितने भी अमराज हैं उनकी रीज़न तलाश की गई, ठीक है। जितने भी माहिरीन थे, हमारे साइकोलॉजिस्ट थे या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की स्पेशली हम इसमें बात कर रहे हैं, तो उसमें बीमार हिस्से को जिस्मानी बीमारी की वजह समझना शुरू कर दिया, ठीक है, मन को पूरा बीमार उसको जिस्म को। इसी नुक्ता नज़र की बुनियाद पर बाद में जितने भी मेंटल इलनेस आई उसको किसी न किसी अज़ू की ख़राबी की वजह से उसको उससे रिलेट किया गया। 1757 के अंदर हेलर ने एक किताब लिखी जिसका नाम था एलिमेंट्स ऑफ फिजियोलॉजी, जिसमें उन्होंने ये बताया, जिसमें उन्होंने इस चीज़ पर फोकस ज़्यादा किया कि जितने भी मेंटल इलनेस है उसके अंदर आपके जो ब्रेन होता है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। इसका ये कहने का वजह इसलिए था कि उन्होंने उससे पोस्टमार्टम किया गया था, तब आपने जो भी पागल जितने भी थे, फेनेटिक पर्सन जितने भी थे, उनका पोस्टमार्टम करके ये चीज़। उसके बाद हमारे पास पीरियड आया था ग्रेजिंगर का। इन्होंने भी एक किताब लिखी जिसका नाम था पैथोलॉजी एंड थेरेपी ऑफ साइकिक डिसऑर्डर, जो 45 में शाया हुई थी, ठीक है। 90th सेंचुरी में ये चलेगी बात। इसमें उन्होंने वाज़ह किया कि जितने भी सारे के सारे जहनी अमराज हैं वो बेसिकली आपके अगर दिमाग के अंदर कोई है, दिमागी बीमारी है, क्योंकि जहन और दिमाग का हमने डिस्कशन की थी फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो उसको आप लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा, एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जनरल पैरालिसिस से आम फालिज कहता है, उसकी जो भी रीजंस थी वो भी उन्हें मालूम कर ली गई। उसके अंदर जो माहिरीन थे उन्होंने अल्जाइमर और जो मेंटल रिटार्डेशन थे, मगर वो जो सिक पर्सनालिटी है जो जिनका कम जहन होता है, ठीक है, उन लोगों के भी उन्होंने वजूहात को फाइंड कर लिया इस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो बट अभी भी एक चीज़ थी, वह है ये जो क्वेश्चन था कि ये बीमारी क्यों होती है,
اس کا ابھی تک سوال اس کے اندر تلاش نہیں کیا گیا تھا، جس کو بعد میں بھی تلاش کیا جاتا رہا، ریسرچز کی جائے گی۔ گرزنگر کا ہی ایک فالوور تھا ایمل کریپلن تھا، وہ بھی ایمل کریپلن بھی گرزنگر کے ہی فالو کر رہا تھا، اسی کے ہی جتنا بھی بایولوجیکل پرسپیکٹیوز کے حساب سے اس نے اس چیز کو اپیل کیا لوگوں کو، اس چیز کے اوپر اس نے ایڈوکیٹ کیا لوگوں کو، اس کی تبلیغ کی۔ 83 کے اندر اس نے بھی ایک کتاب لکھی جس نے جو مینٹل النس تھی اس کے اوپر دماغی خرابی کو اس نے اہمیت دی۔ اس نقطہ نظر کو بھی اور زیادہ سالڈ بنانے کے لیے اس نے کافی زیادہ اس کو پرچار کیا، پریچ کیا اس چیز کے اوپر۔ اب اسی کی ساری جتنی بھی نالج تھی اور اس کی ایجوکیشن جتنی بھی اس کی ریسرچ تھی، اسی کو یوز کر کے ایک درجہ بندی بنائی گئی ڈی ایس ایم کے نام سے، ٹھیک ہے۔ ہم ڈی ایس ایم کیا ہے یہ ہم آنے والے اسی چیپٹر کے اندر ہی ہم اس کو باقاعدہ ڈسکس کریں گے۔ نفسیاتی جو آزمائشیں ہیں یا ٹیکنیکس ہیں اس کے اندر ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں دماغ کی خرابی کے بارے میں، ذہنی امراض کی وجہ تسلیم کر لینے سے بہت زیادہ پھر اس کے اندر گروتھ ہوئی، ڈیولپمنٹ ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر لوگوں نے، ماہرین نے جو ایک وجوہات بیان کر، ریزنز یا جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دی، ٹھیک ہے، کیونکہ جتنے بھی ذہنی امراض ہوتے ہیں تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں جو وقوفی اعمال ہوتے ہیں، تھنکنگ کی جو ابیلٹیز ہوتی ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتی ہیں، لیکن دماغ کو اتنا افیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر جب جو بایولوجی کے پرسپیکٹو آج کے دور میں اس کا کیا آپ کو مل جاتا ہے، اسی کے اندر جو دماغ کی جو ہماری جو کریکٹ جو فنکشننگ ہے اس کا انحصار جو ہوتا ہے دماغ میں ایک میٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں نیورو ٹرانسمیٹرز، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے 3rd چیپٹر کے اندر اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، نیورو ٹرانسمیٹرز کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی وہ ہوتے ہیں جو دماغ تک پیغام لے کے جانے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے مطابق اس کے علاوہ بیہیویئر جینیٹک کے اوپر کافی کام ہوا، بایو فزیکل تھراپی کے اندر بہت زیادہ اس کے اندر کام ہوا، سی ٹی اسکین جو آج کل پی ٹی اسکین یہ بھی جو آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے، یہ بھی اسی کا ہی ایک کیا کہتے ہیں ماڈرن شکل ہوتی ہے۔ امید ہے یہ آپ کو بہت سمجھ میں آیا ہوگا، آپ نے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر کسی کو کسی بھی قسم کا کوئی کویشچن پوچھنا ہے آپ مجھے واٹس ایپ پہ کسی بھی ٹائم آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، امید ہے میں آپ کو ود ان ٹائم اس کا رسپانس دوں گا۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔